Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 19th of November 2020। तो 19 नवंबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। न्यूज़पेपर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीसैट की क्लासेस शुरू हो गई हैं। आज दूसरी क्लास अपलोड हो चुकी है। सेकंड क्लास फॉर द सीसैट कोर्स हैज़ बीन अपलोडेड, और जिन्होंने भी सब्सक्रिप्शन लिया है वो TEMSIAS.com में जाएं, TEMSIAS.com, वहाँ जा करके वो देख लें, तो वहाँ पे क्लास अपलोड मिलेगी। ठीक है ना, आपने जो भी लॉगिन यूज़ किया होगा उससे लॉगिन करिएगा, आपको मिल जाएगी। ठीक है, जो दोज हु वांट टू ज्वाइन फॉर द सीसैट कोर्स वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी लिंक्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आती है फ्रेंड्स तो प्लीज डू लाइक दैट। अगर आप उसको लाइक करेंगे दैट विल बी गुड फॉर अस एज वेल, और ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक किया करिए एंड शेयर किया करिए अमंग योर फ्रेंड्स। ओके, सो दैट दीज आर द टू थिंग्स व्हिच आई वांटेड टू से। लेट्स स्टार्ट द न्यूज एनालिसिस विद द क्वेश्चंस ऑफ द डे। पहले आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं जिनके आंसर्स आपको करने हैं। तो पहला सवाल है रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट। रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट न्यूज में था। रेसिप्रोकल RAA ये किसके रिगार्डिंग न्यूज में था, किसके किन दो कंट्रीज के बीच में साइन हुआ है? इंडिया एंड रशिया, रशिया एंड चाइना, इंडिया एंड आसियान, या जापान एंड ऑस्ट्रेलिया? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट। पहला सवाल था ये, ठीक है ना। दूसरा सवाल देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग। ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं रिगार्डिंग द ऑलिव रिडली टर्टल्स। ऑलिव रिडली टर्टल के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? स्टेटमेंट 1 कह रहा है दे आर करेंटली द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सी टर्टल्स। दूसरा है दे नेस्ट ओनली इन डार्कनेस एंड नॉट इन डे टाइम। तीसरा है दे आर लिस्टेड एज इंडेंजर्ड अंडर द IUCN रेड लिस्ट। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, या नन? दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 इज वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट ये कौन निकालता है, किसकी रिपोर्ट है? ऑप्शंस आर UN वाटर, ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, या नन ऑफ द अबव। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है? तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और इसके अलावा जो भी इसके आंसर्स होंगे मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में बता दूंगा। आई विल टेल यू द आंसर्स इन द एंड ऑफ द वीडियो। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस। आगे मूव करते हैं, मैप ऑफ द डे एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। मैप ऑफ द डे में आज हम देखते हैं कौन सा मैप हम देखेंगे। तो आज जो मैं मैप आपको दिखाने जा रहा हूं वो श्रीलंका का और इंडिया का जो बॉर्डर रीजन है प्लस श्रीलंका का मैप मैं आपको कुल मिला के दिखाना चाहता हूं। ओके, आई एम गोइंग टू शो यू द मैप ऑफ श्रीलंका एंड बेसिकली इंडिया एंड श्रीलंका बॉर्डर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें हम इंडिया श्रीलंका बॉर्डर की देखते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इंडिया वाला पोर्शन है और ये श्रीलंका का पोर्शन है, ठीक है ना। यहां पे आपको ये दिख रहा है, ये दिस इज वेरी फेमस ब्रिज नेम्ड एडम्स ब्रिज। ये आपको जो श्रीलंकन साइड है वहां पे एक ब्रिज बना है फाइनली जिसको एडम्स ब्रिज बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये अगर आपसे कोई पूछे एडम्स ब्रिज कहां पर है तो उसकी लोकेशन याद रखना, ठीक है ना। ये वाला जो रीजन है गल्फ ऑफ मन्नार वाला रीजन, दिस इज द गल्फ ऑफ मन्नार रीजन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे गल्फ ऑफ मन्नार। सो दिस इज द गल्फ ऑफ मन्नार एंड ये आपको ऊपर दिख रहा होगा पाक स्ट्रेट, दिस इज द पाक स्ट्रेट रीजन। और ये जो रीजन है ना, ये वाला जो अंदर यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, बता दूं ये पाक बे रीजन है, इसको बोलते हैं पाक बे। आपको एक क्वेश्चन मैं देता हूं, ये चीज आप करिएगा इन द कमेंट सेक्शन। डू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट, व्हाट इज अ स्ट्रेट, व्हाट इज अ बे, व्हाट इज अ गल्फ, एंड व्हाट इज अ isthmus. These are the 4 terms which I wanted to ask you. What is a strait, what is a gulf, what is a bay, and what is a isthmus. चारों में डिफरेंस आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में नीचे, ठीक है ना। डू टेल मी दैट, आपके लिए होमवर्क है, आपके साइज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। पाक स्ट्रेट दिख रहा है, यहाँ पे पाक बे है, ये गल्फ ऑफ मन्नार है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ पे बे भी मिल गया, गल्फ भी मिल गई, स्ट्रेट भी मिल गया, और इस्थमस तो दिखाया मैंने, इस्थमस ऑफ पनामा, आइलेट्स ऑफ इस्थमस, ये सब अलग अलग चीजें हैं, आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एडम्स ब्रिज मैंने आपको दिखा दिया। श्रीलंका में अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट रिवर है, एक कला रिवर या काला रिवर, दूसरी यान रिवर। ये रिवर दिख रहे हैं, यान रिवर, और ये काला रिवर या कला रिवर। तो ये दोनों रिवर आपको दिख रहा होगा। फिर ये ऊपर कला रिवर है, नीचे कालू रिवर या
कालू जो भी पढ़ना है, कालू रिवर यहाँ पे नीचे आपको दिख रही होगी। देन किरिंदी रिवर, 4 रिवर्स मैंने आपको बताया। किरिंदी रिवर, दैट देयर इज अनदर रिवर नेम्ड एज द किरिंदी रिवर इन द बॉटम, यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे याला नेशनल पार्क भी है। हम्बनटोटा, ये जो पोर्ट मैंने आपको बताया था, याद है हम्बनटोटा का पोर्ट जो चाइना जिसके ऊपर वो करके रखा है, जिसने लीज में लिया 99 ईयर्स के लिए, तो ये हम्बनटोटा पोर्ट आपको दिख रहा होगा। देन गल्ली भी यहाँ पर है। मटारा लोकेशन इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं। यहाँ बीच में एडम्स पार्क भी है। एडम्स ब्रिज तो देखा हमने ऊपर, एडम्स पार्क भी यहाँ पे दिखाता हूं। और एक इंपॉर्टेंट जो और लोकेशन है, ये ट्रिंकोमली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिंकोमली के बारे में हमेशा आता है कि इंडिया को मिलने वाला था ये पोर्ट, यहाँ पे ऑयल ये वो, तो ये ट्रिंकोमली का भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दिस इज द पोर्ट ऑफ ट्रिंकोमली। और नीचे सबसे नीचे जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, वहां पे हम्बनटोटा आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। और ये देखो यहाँ पे लिखा है कोलंबो, दिस इज द कोलंबो वाला रीजन, है ना। यहाँ पे कोलंबो पोर्ट भी आपका कोलंबो वाला रीजन, इसको याद रखिएगा। एंड विलापट्टू नेशनल पार्क यहाँ पर है, विलापट्टू नेशनल पार्क। तो दीज आर द फेमस लोकेशंस फॉर श्रीलंका जो मैंने आपको बताई। और एक लास्ट यहाँ पे जाफना पेनिनसुला, जाफना इंपॉर्टेंट पार्ट है, जाफना इसके अंतर्गत ही है, जाफना पेनिनसुला, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। तो दीज आर द रीजंस ऑफ योर श्रीलंका। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, अच्छे समझ में आया हो आपको। और मैंने जगहें जो बताई हैं उनका ध्यान रखना, दिमाग में रखना, है ना। आपको पता नहीं कब ये चीजें आपसे पूछ ली जाए किस फॉर्म में, तो इसको याद रखना, ठीक है। दीज आर द थिंग्स व्हिच यू शुड रिमेंबर। आगे मूव करते हैं, न्यूज एनालिसिस पार्ट की तरफ आते हैं। पहली न्यूज है, आर्मी बिल्ड्स एक्सट्रीम वेदर हैबिटेट्स फॉर ट्रूप्स इन लद्दाख। लद्दाख में जो हमारी ट्रूप्स हाउस्ड है, उसके लिए हाउसिंग के लिए एक्सट्रीम वेदर हैबिटेट्स बनाए जा रहे हैं ना। ओके, तो आप सबको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में डेलिब्रेशन स्टार्ट है ना। और लद्दाख वाला रीजन, जो पेंगोंग वाला रीजन है, वो काफी ज्यादा इस समय डिस्प्यूटेड चल रहा है ना। गलवन वैली हो गया, आपका लद्दाख हो गया, पेंगोंग सो लेक वाला रीजन हो गया। तो यहाँ पे लद्दाख वाले रीजन में जो हाउसिंग की फैसिलिटीज थी अभी तक इतनी रगड़ नहीं थी। नाउ द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक एक्सट्रीम वेदर हैबिटेट्स, है ना, क्योंकि अब ठंड का मौसम भी चालू होगा, विंटर आ ही रही है। हार्श विंटर्स को झेलने के लिए एक्सट्रीम वेदर हाउसिंग्स बनाने का निर्णय लिया गया है। In order to ensure the operational efficiency of the troops deployed in winters, तो विंटर में जो ट्रूप वहां पे डिप्लॉयड है उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ये एक्सट्रीम वेदर हैबिटेट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना, ताकि वहां पे ट्रूप्स को एटलीस्ट अच्छे से रह तो सके वहां पे जब रेस्ट वाला टाइम हो, ठीक है ना। इसमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक रहेगा दैट देयर विल बी हीटेड टेंट्स। द ट्रूप्स ऑन द फ्रंट लाइन वर accommodations in heated tents as per tactical considerations of their deployment, है ना। यहाँ पे अभी तक का पूरा हिसाब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ बहुत पैसा खर्च होता है। जो आपका लद्दाख वाला रीजन है वहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च होता है ट्रूप्स को रिसाइड करने के लिए, इसीलिए वहाँ पे एक पीस जोन बनाने की बात मनमोहन सिंह ने बोली थी कि वो उस एरिया को एक पीस एरिया बनाना चाहिए जहाँ पे कोई फोर्स हाउस्ड ना रहे, ठीक है ना। The army has created modern habitats for troops deployed in Ladakh during the winters. A look at the conditions faced by the soldiers. यहाँ पे देखो कितनी हार्श कंडीशन है कि 14,000 फीट से लेकर 18,000 फीट पर रिसाइड करता है। -40 डिग्री सेल्सियस है, कपल्ड विद विंड चिल फैक्टर। यहाँ विंड चिल फैक्टर भी है और -40 डिग्री टेम्परेचर भी है। स्नोफॉल अप टू 40 फीट फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स, लगभग मतलब इतना ज़्यादा स्नोफॉल भी होता है। रोड एक्सेस टू फ्रंट लाइन एक्सेस एरियाज रिमेन कट ऑफ फ्रॉम नवंबर टू मई। नवंबर से लेकर के मई तक रोड एक्सेस जो रहेगी वो कट ऑफ रहेगी, कोई भी रोड एक्सेस वहां पे नहीं रहेगी। द स्टेट ऑफ द आर्ट हैबिटेट केम विद इंटीग्रेटेड अरेंजमेंट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हीटिंग फैसिलिटीज, हेल्थ एंड हाइजीन। जैसा कि मैंने बताया कि जो ये अपग्रेडेड आया है शेल्टर, उसमें आपको इंटीग्रेटेड अरेंजमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर, हेल्थ, हीटिंग फैसिलिटीज, हेल्थ एंड हाइजीन, ये सारी फैसिलिटीज उसमें रहेंगी। शेल्टर अपग्रेड में देखो एक्सटीरियर इंटीरियर ऑफ द हैबिटेट सेटअप फॉर द ट्रूप्स, ये लुक इसका दिखा रहा है कि किस तरीके से सेटअप किया जाएगा इंटीरियर, और वो तो अच्छी फैसिलिटी रहेगी। यहाँ देखो अलमीरा भी दिख रही है आपको, हीटिंग फैसिलिटीज हैं, सब कुछ यहाँ पे दिया जाएगा। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, है ना। अगली जो न्यूज है वो है वैक्सीन ट्रायल शोड 95% सक्सेस फॉर फाइजर। तो यहाँ पे दो नाम चल रहे हैं, फाइजर और दूसरा मॉडर्ना। आगे आज एडिटोरियल में हम दोनों में एक कंपैरिजन भी करेंगे, फाइजर और मॉडर्ना दोनों में कौन सी यूज करने योग्य है और किसको जल्दी एक्सेस किसका होना चाहिए, इसके बारे में कंपैरिजन हम करेंगे, ठीक है ना। अगला जो न्यूज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चनायर ऑफ एनपीआर बीइंग फाइनलाइज्ड। तो ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि एनपीआर यानी कि जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, अब देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, देयर इज
इज अ डिफरेंस बिटवीन एनपीआर एंड एनआरसी। एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस और एनपीआर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, दोनों में डिफरेंस होता है। जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है वो ये डिटरमाइन करता है कि कोई व्यक्ति इंडिया में, ऐसे व्यक्ति जो इंडिया में 6 महीने या उससे ज्यादा रह चुके हैं या आगे आने वाले 6 महीने या उससे ज्यादा रहने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो एनपीआर के अंदर उन लोगों का नाम आता है जो आइदर 6 महीने इंडिया में रह चुके हैं या आगे आने वाले टाइम में 6 महीने या उससे ज्यादा रहना चाह रहे हैं। तो दैट इज द थिंग विच कम्स अंडर द एनपीआर और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, उसके अंदर का आता है, ठीक है ना। तो ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ने कहा है जो शेड्यूल है क्वेश्चनर का, देखो क्वेश्चनर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे रहते हैं, नेम, ये वो, कितनी प्रॉपर्टी है, कहां पर है, कहां रहते हो, क्या करते हो, जेंडर क्या है, कितने फैमिली में लोग हैं, सारे क्वेश्चनर होते हैं ना। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट दिस एक्सरसाइज विल बी कंप्लीटेड विद द सेंसस। सेंसस के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो अब मैं आपको सीधे ले चलता हूं नोट्स वाले रीजन में, जिसमें मैंने पूरी प्रॉपर नोट्स बनाई हुई है। सबसे पहले आपको एनपीआर के बेसिक्स बता दें। यहां पे देखो लिखा है एनपीआर इज अ लिस्ट ऑफ यूजुअल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। यूजुअल रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? एनी पर्सन हु हैज रिसाइडेड इन अ लोकल एरिया फॉर द पास्ट 6 months और मोर, और अ पर्सन हु इंटेंड्स टू रिसाइड इन एन एरिया फॉर मोर देन 6 months। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो 6 महीने या उससे ज्यादा पीरियड रहा हो या आगे आने वाले समय में 6 महीने या उससे ज्यादा पीरियड रहने वाला हो, ऐसा व्यक्ति यूजुअल रेसिडेंट कहलाता है। और एनपीआर जो है ना वो आपके उन्हीं यूजुअल रेसिडेंट्स की लिस्ट होती है। एनआरसी अलग होता है। एनआरसी में क्या होता है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस है। मतलब एनपीआर ज्यादा बड़ा होगा, एनपीआर एक ज्यादा बड़ा सेट होगा जिसमें सिटीजंस तो आएंगे ही, प्लस नॉन सिटीजन्स भी आएंगे जो कि 6 महीने से ज्यादा रह रहे हो। लेकिन एनआरसी के अंदर केवल और केवल सिटीजन्स आएंगे। अंडर द एनआरसी ओनली सिटीजन्स विल कम, ठीक है ना। उसके अंदर बाकी रेसिडेंट्स नहीं रहेंगे, जो नॉन सिटीजन्स है वो नहीं रहेंगे। एनआरसी के अंदर केवल और केवल सिटीजन्स रहेंगे। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब अगर यहां देखो तो जो डेटा है फॉर द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जो एनपीआर है वो पहली बार 2010 में कलेक्ट किया गया था। 2010 में पहली बार वो कलेक्ट किया गया। सो दिस डेटा वाज कलेक्टेड इन 2010 बाय द यूपीए गवर्नमेंट एंड इट इज टू बी डन एवरी 10 years। हर 10 साल में करना है इसको। और 2015 में इसको आई थिंक वो भी किया गया था, चेक भी किया गया था, डाटा को और ज्यादा मॉडिफाई किया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। द एनपीआर विल बी प्रिपेयर्ड एट लोकल यानी कि विलेज, सब टाउन, सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट एंड नेशनल लेवल पे अंडर द प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1950। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1950 इन चीजों को देखा जाता है और ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी चीज एक और रूल्स है, बेसिकली सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स 2003। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक तो यहाँ पे जो एक्ट जो है वो है आपका सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 और दूसरा आपका सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजंस एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स 2003। तो ये दोनों चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एक्चुअली जो एनपीआर और ये सब पहली बार जब ये टर्म्स आए थे ना वो इन रूल्स में आए थे एक्चुअली, ठीक है ना। सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजंस एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स रूल्स ऑफ 2003, ये भी इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए। और जो एक्ट है वो 1955 का सिटीजनशिप एक्ट लगता है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको चीजें बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द टू। आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि सेंसस क्या होता है फिर। तो सेंसस एक डिफरेंट एक्सरसाइज है। पॉपुलेशन सेंसस इज द टोटल प्रोसेस, ये पूरी प्रोसेस होती है ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग, अदरवाइज डिसेमिनेटिंग डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल डेटा। ओके, तो ये याद रखिएगा। This is the thing which you should remember that it is the process of collecting, compiling, analyzing and disseminating the demographic, economic and social data pertaining at a specific time of all the persons in the country or a well defined part of the country। तो सेंसस एक पार्ट से शुरू होता है and then it can be for the entire country as well। okay, याद रखिएगा। this is the thing which you should remember। Now next thing is that कि the census provides snapshots of the country's population and housing at a given point of time। Remember that it gives the snapshots of the country's population and housing at a given point of time। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ये तो नॉर्मल डेफिनेशन है कहना चाहिए। सेंसस के बारे में फैक्ट्स अगर आपको जानने हैं तो 15वां सेंसस था 2011 का। 2011 सेंसस वाज द 15th सेंसस। जो 2021 का सेंसस होगा वो AO 16th सेंसस होगा। पहली बार 1872 में हुआ था नॉन ऑफिशियल रूप में, जिसको लॉर्ड मेयो ने करवाया था। लॉर्ड मेयो वाज द पर्सन हु
हु डिड द फर्स्ट सेंसस इन 1972। देन फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस जो हुआ था वो 1881 में हुआ था, एंड दैट टाइम लॉर्ड रिपन वाज देयर जब फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुआ था। अदरवाइज फर्स्ट सेंसस वाज इन 1872 बाय लॉर्ड मेयो, ठीक है। 1949 के बाद इट हैज बीन कंडक्टेड बाय द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा 1949 के बाद ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया इसको कंडक्ट करते हैं। मिनिस्ट्री लगती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, याद रखिएगा। और जो 1951 यानी कि 51 का जो सेंसस था वो कौन से एक्ट के थ्रू हुआ था? वो सेंसस एक्ट 1948 के तहत हुआ था। याद रखिएगा सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 का एक्ट है, और जो आपके 1951 के बाद के सेंसस हुए हैं वो इसी एक्ट के अंतर्गत हुए हैं, ठीक है ना। लास्ट सेंसस मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि लास्ट सेंसस जो हुआ था वो 2011 में हुआ था, 15 सेंसस था। जो अगला सेंसस है वो 2021 में होगा, वो 16 सेंसस होगा, ठीक है ना। तो ये भी चीज आप याद रख सकते हैं। दिस इज द थिंग विच यू कैन रिमेंबर। एंड इसके अलावा एक और चीज याद रखिएगा कि सेंसस जो होता है वो 1948 के सेंसस एक्ट के थ्रू होता है। डेटा हर 10 साल में कलेक्ट होता है, ये भी मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। और एक और चीज के 2 फेजेस में होता है। देयर आर 2 फेजेस जिसके अंदर सेंसस होता है। सेंसस के 2 फेज है। पहली होती है हाउस लिस्टिंग। द फर्स्ट वन इज हाउस लिस्टिंग एंड द सेकंड वन इज द पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। तो पहले केस में क्या होता है? हाउस लिस्टिंग होती है, हाउसिंग की लिस्टिंग होती है। दूसरे केस में पॉपुलेशन है, दूसरे फेज में फिर पॉपुलेशन एन्यूमरेशन होता है, ठीक है। तो ये भी डिफरेंस याद रखिएगा कि 2 फेजेस में होता है। सेंसस हमेशा 2 फेजेस में होता है। तो जो एनपीआर की प्रोसेस होगी, अगर आप पूछे कि एनपीआर की प्रोसेस कब होगी, तो एनपीआर की प्रोसेस फेज 1 में होगी। जो हाउस लिस्टिंग होगी ना, उसी के साथ एनपीआर की प्रोसेस भी कराई जाएगी, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द न्यूज एनालिसिस पार्ट अगेन। अब न्यूज एनालिसिस पार्ट की तरफ आ जाते हैं। अब बिंदास बोल इज ऑफेंसिव से इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने एक वो निकाला है, एक शो आता है सुदर्शन टीवी में, बिंदास बोल यूपीएससी जिहाद। दैट इज नॉट अ वेरी गुड प्रोग्राम। एंड वो क्या करता है? कम्युनल लाइंस में डिवाइड करने की कोशिश करता है। ट्राइज टू डिवाइड द कंट्री ऑन कम्युनल लाइंस, और कम्युनल एटीट्यूड्स के बेसिस पे डिवाइड करने की कोशिश करता है। दिस इज व्हाट द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हैज सेड। बट फिर भी उसने ऐसा कोई अलग से रूल नहीं बनाया है कि इस शो को स्टॉप किया जाए। मतलब कि ट्राइज टू डिवाइड द कंट्री इन द कम्युनल लाइंस, लेकिन इसको फिर भी बंद करने के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं बनाया गया। सो दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर, इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं जिनके बारे में हमको जानना है। तो आगे यू कैन मूव विद मी। यहां पे आपको न्यूज दिख रही होगी, इंपॉर्टेंस टू गर्ल चाइल्ड बिहाइंड बेस्ट सेक्स रेशियो। अब ये जो न्यूज है ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, मैं बताता हूं कैसे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बेसिकली यहाँ पे यू कैन सी अरुणाचल प्रदेश ने रिकॉर्ड किया है बेस्ट सेक्स रेशियो इन द इंडिया, है ना। बेस्ट सेक्स रेशियो इंडिया में अरुणाचल प्रदेश ने अचीव किया है। 2018 की स्टडी है बेस्ड ऑन द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। याद रखिएगा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की स्टडी के बेसिस पे ये डिसाइड हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश हैज द कंट्रीज बेस्ट सेक्स रेशियो 1084 फीमेल्स बॉर्न पर 1000 मेल, यानी कि हर 1000 पुरुषों पे मेल चाइल्ड पे 1084 फीमेल वहां पे लाई करती हैं। सो दैट इज द बेस्ट सेक्स रेशियो इन द कंट्री। लेट मी शो यू द न्यूज ऑल्सो। मैंने हिंदू में वैसे नोट्स में डाल दिया था, लेकिन आपको बताया नहीं था, पढ़ाया नहीं था अलग से, तो आज मैं उस न्यूज को पढ़ाता हूं। अरुणाचल प्रदेश रिकॉर्ड्स बेस्ट सेक्स रेशियो, 16 नवंबर की न्यूज थी ये। आपको दिख रहा होगा कि अरुणाचल प्रदेश रिकॉर्डेड द बेस्ट सेक्स रेशियो इन द कंट्री, व्हाइल मणिपुर रिकॉर्डेड द वर्स्ट सेक्स रेशियो। तो जो वर्स्ट सेक्स रेशियो था वो मणिपुर ने रिकॉर्ड किया, बेस्ट अरुणाचल प्रदेश ने रिकॉर्ड किया। दोनों ही नॉर्थ ईस्ट की कंट्रीज हैं, दोनों ही नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं। सो यू शुड रिमेंबर दिस। और आगे यहां पे दिख रहा होगा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के सर्वे के बेसिस पे ये चीज पता चली है, ठीक है ना। अब यहां पे काफी गैप दिखा है स्टेट्स के बीच में। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द स्टेट्स। जैसे कि केरला का अगर आप देखो तो सेक्स रेशियो 963 दिखा है, हैड द बेस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ फीमेल पर 1000 मेल्स, व्हाइल पंजाब वाज द वर्स्ट, है ना। पहले पंजाब वाज द वर्स्ट, ठीक है ना, 896 था एट बर्थ का, लेकिन एट बर्थ का ये अभी भी है, ठीक है ना। मेजर स्टेट्स में अगर आप देखो तो केरला में बेस्ट है, मेजर स्टेट्स में केरला में बेस्ट है 963 एट बर्थ, और पंजाब में वर्स्ट है 896, ठीक है ना।
ओवरऑल जो देखोगे अगर आप, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि जो टोटल ओवरऑल स्टेट्स हैं उसमें अरुणाचल प्रदेश का बेस्ट है, 1084 है ना। ऊपर हमने जो बात की है वो मेजर स्टेट्स में बात की है, जो मतलब इधर के बीच के बड़े स्टेट्स हैं, अगर हम बड़े स्टेट्स को देखें तब उसकी बात की है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का 1084 है, दैट इज द बेस्ट। और जो आपका मैंने कहा मणिपुर इज द वर्स्ट, मणिपुर में बहुत ज्यादा कम है, सो दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर, ठीक है ना। मणिपुर में कितना है 757, इसीलिए यहाँ पे जो स्केल आपको दिख रही होगी मैप में वो 757 से लेकर के 1084 की है, क्योंकि 757 जो है वो मणिपुर का है और जो 1084 है वो अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है ना। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मेजर स्टेट्स में केरला का सबसे अच्छा है, 963 है मेजर स्टेट्स में, और पंजाब का वर्स्ट है यहाँ 896 है, गुजरात का भी 896 है, और दमन एंड दीव 877, ये तो खैर बहुत छोटे हैं, दमन एंड दीव एंड ऑल ये छोटे हैं। दिल्ली का जो था वो 929 था, सो इट वाज आल्सो नॉट वेरी बैड बट नॉट वेरी गुड आल्सो, 929 था। हरियाणा का 914 था, कश्मीर का 952 था। तो दीज आर द थिंग्स सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के थ्रू जो पता चले, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, उसको याद रखना इन चीजों को, है ना, और दैट इज द थिंग, एंड यही सक्सेस है फॉर द अरुणाचल प्रदेश। ओवरऑल स्टेट में तो भैया सबसे ज्यादा है ही, या कुछ भी हो, भले स्टेट छोटा हो कुछ भी हो, लेकिन दैट इज द थिंग। Amid a judicial slide, a flicker of hope on rights। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है वो AP शाह, अजीत प्रकाश शाह, जो ये भी जो है ये रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं और दिल्ली एंड मद्रास हाई कोर्ट के फॉर्मर चेयरपर्सन भी ले चुके हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के। AP शाह ने आर्टिकल लिखा है, वेरी वेरी गुड आर्टिकल। अब आर्टिकल में सबसे पहले ऑथर ने बोला है कि अभी हमने जो केस देखा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी से जल्दी एक व्यक्ति को बेल देने के लिए हेबियस कॉर्पस की रिट एक्सेप्ट की, इवन व्हेन दैट हेबियस कॉर्पस रिट वाज कैंसल्ड बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दी थी उस रिट को और ये कहा था कि ये हेबियस कॉर्पस का केस नहीं बनता है, आपको सेशन कोर्ट में जाना चाहिए, वहां अगर आप जाओगे तो आपको बेल मिल जाएगी, मतलब हाई कोर्ट ने ये कहा था। बट हुआ क्या, अर्णव गोस्वामी ही वेंट टू सुप्रीम कोर्ट एंड सेशन कोर्ट एट द सेम टाइम, दोनों जगह वो गए एंड सुप्रीम कोर्ट मतलब जंप्ड इनटू द मैटर वेरी क्विकली, एंड वहां पे उनको एक दो दिन के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। मतलब कि ऑथर ने यहां पे ये बोला है कि एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ये ऐसा वन ऑफ द रेयरेस्ट केसेस है इंडिया में जहां पे 3-4 स्टेप्स ऑफ जुडिशरी ऑल आर ट्रेवर्स्ड बाय अ पर्सन विद इन अ स्पैन ऑफ 5 और 6 डेज। 6-7 दिनों के अंतर्गत सारे स्टेजेस, यानी कि लोअर कोर्ट से सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट और उससे भी ऊपर सुप्रीम कोर्ट, इन सारे कोर्ट्स में एक व्यक्ति चला गया एंड even having 9 mistakes in the petition, 9 mistakes to application में, then also Supreme Court heard the matter very next day, जिस दिन वो लिस्ट हुआ उसके अगले दिन उन्होंने सुना इस केस को, आइडेंटिफाई किए डिफेक्ट्स, लेकिन डिफेक्ट्स के बाद भी देखो लिखा हुआ है आइडेंटिफाइड द डिफेक्ट्स इन दैट 9 डिफेक्ट से लगभग, इसके बाद भी उनको ये चीज, उनको बेल जो है वो दी गई। ऑथर ने यहां पे ये बोला है कि इफ सिमिलर लीवे वाज गिवन टू एवरी सिटीजन द जुडिशियल सिस्टम वुड बी व्यूड विद लेस सस्पिशंस एंड बेनेवोलेंस। मतलब कि अगर यही रेमेडी हर व्यक्ति को मिल जाती तो अभी तक जो डाउट्स हैं जुडिशरी के ऊपर या जो लोग गलत लिखते हैं जुडिशरी के बारे में वो चीजें नहीं होती। तो ऑथर जो खुद एक चीफ जस्टिस रह चुके हैं, अगर वो ऐसा बात बोल रहे हैं तो दैट इज द करेक्ट थिंग, है ना, मतलब एक्नॉलेज करने वाली बात है फिर ये चीज। तो वही चीज ऑथर ने बोली कि ये जो जस्टिस है ये कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ जो पावरफुल है, जो रिच है या जो फिर गवर्नमेंट के फेवर में है सिर्फ उन्हीं की रेमेडी बन के रह जाए। तो ऑथर ने वही चीज बोली कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो जस्टिस है वो महज उन लोगों की रेमेडी बन जाए जो कि रिच हैं, जो पावरफुल हैं और जिनके कॉन्टैक्ट्स विद द गवर्नमेंट, जिनके कॉन्टैक्ट गवर्नमेंट के साथ हैं। तो दिस इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल, वेरी वेरी गुड आर्टिकल रिटन बाय द ऑथर। आगे देखते हैं, दिस केस हैज नाउ बिकम अ टेक्स्ट बुक केस ऑफ व्हाट पावर एंड इन्फ्लुएंस कैन डू इन दिस कंट्री। मतलब ये टेक्स्ट बुक एग्जांपल हो जाएगा ये जो केस है, ऑफ व्हाट पावर एंड इन्फ्लुएंस कैन डू इन दिस कंट्री, मतलब कि कितना ज्यादा रोल पावर एंड इन्फ्लुएंस प्ले करता है इस कंट्री में, इंडिया जैसी कंट्री में। क्योंकि अगर आप देखो तो दिस रेमेडी वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, फीजिबल और इवन एक्सेसिबल फॉर एनी ऑफ अदर मीडियम क्लास या जो लोअर मिडिल क्लास के या लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं। अगर वो चाहे कि इस तरीके से हेबियस कॉर्पस की रिट लगा दे, हाई कोर्ट रिजेक्ट कर दे, सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर ले,
ऐसा बहुत रेयर होता है ना, ऐसा बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। तो वही चीज ऑथर ने बोली है कि दिस इज द कंट्री जहां पे अचानक से आपको सुनाई देता है कि फ्री स्पीच को बचाना है, मतलब कि अरुणा गोस्वामी के लिए अचानक से हल्ला होने लगा कि फ्री स्पीच को का हनन किया जा रहा है, फ्री स्पीच को दबाया जा रहा है। नाउ दिस इज द थिंग, दिस इज द मतलब कि एक तो हिपोक्रेसी है पूरे सिस्टम की, दैट इज व्हाट द ऑथर सेज। आगे अगर आप देखें, दिस इज हैमर्ड होम ऑफ इंसिडेंट आफ्टर इंसिडेंट एंड केस आफ्टर केस इन द हैफजर्ड अरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर। ये वही कंट्री की हम बात कर, ऑथर देखो यहाँ पे बहुत अच्छे एग्जांपल्स दे रहा है, आप ये सब कोट कर सकते हैं जब आंसर राइटिंग करें। ये हम इसी कंट्री की बात कर रहे हैं जहां पे स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया जाता है, जहां पे टीचर्स को मारा जाता है, जहां टीचर्स को अरेस्ट किया जाता है, और जहां पे मतलब कि अगर सही चीज के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करो वहां पे पिटाई होती है। यहां पे ऑथर ने एग्जांपल दिया कि भीमा कोरेगांव केस के लिए 83 ईयर ओल्ड जेसुट प्रीस्ट है एंड ट्राइबल राइट्स लीडर है फादर स्टैन स्वामी, उनको भीमा के कोरेगांव के केस में अरेस्ट किया गया था। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम पार्किंसंस डिसीज। उसने जेल में एप्लीकेशन की थी फॉर अ स्ट्रॉ एंड अ सिपर, मतलब एक स्ट्रॉ की और एक सिपर की डिमांड की थी। तो उसके लिए रेमेडी प्रोवाइड करने से पहले एनआईए ने कोर्ट को टाइम दिया, एनआईए कोर्ट ने टाइम दिया प्रोसिक्यूशन को 2 हफ्ते का कि आप रिप्लाई करें इस मैटर पे। मतलब स्ट्रॉ एंड सिपर जिस कंट्री में एक 83 साल का 83 ईयर्स ओल्ड कन्विक्ट अगर मांगता है तो उसके लिए 2 वीक का टाइम मांगा है उसके लिए जवाब में, ऐसा नहीं कि रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए 2 वीक का टाइम दिया गया है फॉर द आंसर। उस कंट्री में आप ये बोल रहे हैं कि इस तरीके के केस। नाउ ऑथर ने यहां पे एक और चीज हाईलाइट की, एक बहुत बड़ा मुद्दा हाईलाइट किया है। अभी रिसेंटली एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वर्सेस जहूर अहमद शाह वटाली ये केस हुआ था। एनआईए वर्सेस जहूर अहमद शाह वटाली केस हुआ था जिसमें यूएपीए के रिकॉर्डिंग यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को पकड़ा जाएगा तो उसके लिए कोर्ट ने यह बोला कि उस व्यक्ति को कस्टडी में रहना है टिल ट्रायल प्रोसेस इज गोइंग ऑन, मतलब कि जब तक वह व्यक्ति निर्दोष नहीं साबित हो जाता है तब तक उसको कस्टडी में रखना है ना। यहां पे क्या होता है, ऑथर ने कहा कि दिस गिव्स अनब्रिडल्ड पावर टू द पुलिस, बहुत ज्यादा पावर पुलिस को एनआईए को दे दी जा रही है बिकॉज ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि अब क्या हो रहा है कि ये जो अगर सफिशिएंट एविडेंस नहीं भी है, जो एनआईए वर्सेस जहूर अहमद वटाली का केस उसमें यह है कि अगर सफिशिएंट एविडेंस नहीं भी है उसके खिलाफ, लेकिन अगर उसको यूएपीए के अंदर पकड़ा गया है तो उस व्यक्ति को आप तब तक कस्टडी में रख सकते हैं जब तक वो ट्रायल चलेगा। और इंडिया में आप सबको पता है ट्रायल की लेंथ बहुत लंबी होती है, ऐसा तो है नहीं कि ट्रायल एक दिन में खत्म हो जाएगा। तो मतलब अगर 4 साल भी वो ट्रायल चलेगा तो 4 साल वो व्यक्ति ऑलरेडी कस्टडी में रह चुका रहेगा। और अगर 4 साल के बाद यह पता चलता है कि ही हैज बीन मतलब कि उसको सारे चार्जेस से बरी किया जाता है तो फिर हु विल ब्रिंग बैक दोस 4 इयर्स, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ दोस 4 इयर्स, है ना। तो वो चीज ऑथर ने यहां पे हाईलाइट की कि एक वही कंट्री है जहां पे लिबर्टी के नाम पे ये भी किया जा रहा है ना। ऐसा नहीं कि हर केस के लिए है, केवल यूएपीए के लिए है। लेकिन अब क्या है, जब यूएपीए के लिए आ गया तो इट गिव्स पुलिस द पावर टू अरेस्ट अ पर्सन अंडर यूएपीए। बहुत इजीली है कि वो यूएपीए के अंदर कर लेंगे और कोई वैलिड प्रूफ नहीं भी होगा तो भी कोर्ट ने तो बोल ही दिया है कि वैलिड प्रूफ हो या नहीं हो, एविडेंस हो या नहीं हो, ये तो भाई उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो प्रूफ करे कि वो निर्दोष है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन टू प्रूव दैट ही इज नॉट इन्वॉल्व अंडर दैट एक्ट और वो फ्री है ना। तो ये चीज प्रूफ होते होते टाइम लग जाएगा एंड टिल दैट टाइम ही विल बी अंडर कस्टोडियल अरेस्ट, वो कस्टोडियल अरेस्ट के अंदर रहेगा, ठीक है ना। अभी ऑथर ने एक और एग्जांपल दिया कि रिसेंटली द इंडियन एक्सप्रेस ने 10 केसेस को पढ़ा था ऑफ फ्री स्पीच एंड सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी रिसेंटली अर्लियर ईयर्स में जजमेंट दिए हैं उनको स्टडी किया था। रिसेंट 10 जजमेंट्स जो फ्री स्पीच के रिगार्डिंग थे और सुप्रीम कोर्ट के थे उनको स्टडी किया इंडियन एक्सप्रेस में और उन्होंने ये रिवील किया दैट द कोर्ट गेव रिलीफ ओनली when the state and the petitioners were in agreement। कोर्ट ने केवल उन केसेस में लिबर्टी और इन सब चीजों को वैल्यू दी है जहां पे स्टेट और जो पिटिशनर था वो एक मर्जिंग, एक कोऑपरेशन, एक कोऑर्डिनेशन में थे। मतलब कि अगर स्टेट की नजरों में वो व्यक्ति ठीक है तो उस व्यक्ति की लिबर्टी है, और अगर स्टेट की नजरों में व्यक्ति ठीक नहीं है, स्टेट की थोड़ा अगेंस्ट है, स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट थोड़ा वो बोलता है, तो फिर उस व्यक्ति को कोई लिबर्टी, कोई रेमेडी नहीं है। दिस इज व्हाट द जस्टिस एपी शाह सेज। वेरी वेरी गुड आर्टिकल, काफी अच्छे पॉइंट्स थे जो कि आप मेंशन कर सकते हैं। द स्टेट ऑफ जुडिशरी के ऊपर अगर क्वेश्चन आ सकता है मेंस में तो आप लिख सकते हैं।
या अगर लिखने के लिए आ गया कि रिसेंटली सम जजमेंट्स हैव शोन दैट द जुडिशरी इज बायस्ड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, तो वहां पे भी आप इस चीज को लिख सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आपको मैंने बता दिए। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू शुड रिमेंबर। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। तो न्यू चैलेंज, द सेकंड आर्टिकल इज न्यू चैलेंज। अब यहां पे जो ये आर्टिकल है, ये इंडिया और यूएसए के बीच में जो आगे आने वाला समय है उसमें कौन कौन से एग्रीमेंट्स मेजर रहेंगे और किन किन एग्रीमेंट्स की बात होगी, मैं आपको लिस्ट बता देता हूं, आप नोट कर लो उन चीजों को। और अगर इंडिया और यूएसए के रिलेशंस के बारे में आया तो आप वही पॉइंट्स लिख देना। जैसे सबसे पहले एक तो डिफेंस टाइज, आप सबको पता है कि इंडिया ने चारों के चारों फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स को साइन कर दिया है। लेमोआ हो गया, जीएसओ मिया हो गया, सिस्मोआ या कॉमकासा हो गया तीसरा था, और अभी लास्ट जो चौथा था वो बेका था, है ना, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसमें इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज किया जाएगा बिटवीन द टू। तो ये आपको मैंने बता दिया, ये चारों फाउंडेशनल एग्रीमेंट इंडिया ने साइन कर दिए हैं और आगे भी डिफेंसिवली दोनों कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो है वो है बायलैटरल ट्रेड। ऑब्वियस सी बात है कि ट्रेड एक इंपॉर्टेंट इशू रहता है, तो बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। दीज आर द टू थिंग्स। तीसरा जो पॉइंट है वो है इंडो पैसिफिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडो पैसिफिक, पीस इन द रीजन। इंडो पैसिफिक में किस तरीके से पीस प्रिवेल करे, किस तरीके से फ्री ट्रेड को प्रिवेल करवाएं, ये सारी चीजें इशू रहेंगी। चौथा है अगेंस्ट चाइना। चाइना के अगेंस्ट क्या स्टैंड रहता है जो बाइडेन का और कमला हैरिस का, ये भी देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से ये बाइडेन और हैरिस की जो जोड़ी है वो क्या करने वाली है। और दिस इज अनदर थिंग जहां पे कि थोड़ा देखना रहेगा कि चाइना के अगेंस्ट क्या पॉलिसी रहती है। दीज आर द मेजर इश्यूज। अब ऑथर ने एक और चीज बोली है कि अब देखो जो कंटेंशियस इश्यूज हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कंटेंशियस इश्यूज पे बात ना करो। जैसे कि अगर आपका सीएए है तो आप उसको जस्टिफाई करो ना उनके सामने, उनको बताओ चीजें क्या है ना। अगर उनको प्रॉब्लम है सीएए से, उनको अगर प्रॉब्लम है एनआरसी से, अगर उनको प्रॉब्लम है जम्मू एंड कश्मीर में जो आपने आर्टिकल 370 हटाया उससे, तो एटलीस्ट गिव देम द रीजन, हैव अ प्रॉपर डिस्कशन, टेल देम योर पॉइंट्स, है ना। तो वही चीज ऑथर ने बोली कि जहां पे भी पॉइंट्स, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मैटर्स रह जाए कंटेंशियस इश्यूज वाले। यू शुड नॉट फील शाय ऑन दैट, आपको वहां पे शर्म नहीं आनी चाहिए, आपको वहां बताना चाहिए। यू शुड गिव अ वैलिड आर्ग्यूमेंट, है ना। गवर्नमेंट कोई भी काम करेगी अगर तो प्रॉपर रीजनिंग के थ्रू करती होगी, है ना, तो आपको रीजन बताने हैं। तो दीज आर द इश्यूज विच वर देयर। आगे अगर हम बात करें, अगला जो आर्टिकल है वो है री इन्वेंटिंग सिटीज। यहां पे बात चल रही है जो अर्बन प्लानिंग है, अर्बन प्लानिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है। अभी रिसेंटली दो मुद्दे बहुत ज्यादा आए हैं जिनका अर्बन प्लानिंग से बहुत ज्यादा लेना देना है। वो पहला है एक तो फ्लड वाला मुद्दा, मैं आपको बता रहा हूं, लिखते जाओ आप, फ्लड का मुद्दा, और दूसरा है जो ये पैंडेमिक का मुद्दा है। इन दोनों में एक हमने चीज देखी है, एक पोल्यूशन का भी, तीसरा पोल्यूशन भी आप अगर देखो तो बेसिकली ऑल दीज थ्री आर बेसिकली समहाउ रिलेटेड टू अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग अगर आपकी सही नहीं है, जो प्लानिंग है ऑफ द सिटी वो अगर सही नहीं है, तो दीज इश्यूज विल ग्रो अप। फॉर एग्जांपल फ्लड हमने देखा, चाहे चेन्नई हो, चाहे मुंबई हो, चाहे बिहार हो, अर्बन प्लानिंग, रूरल प्लानिंग, जो भी सीवेज ट्रीटमेंट है उसकी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर प्रॉपर चैनल नहीं है पानी के निकलने का या निकास या आना जाना अगर प्रॉपर नहीं है, तो इट विल क्रिएट स्टैग्नेशन एंड इट विल क्रिएट द फ्लड्स एंड ऑल। दूसरा इशू जो हमने देखा पैंडेमिक का, दैट इज बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटीज। हेल्थ केयर फैसिलिटीज अगर प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टेस्टिंग किट्स नहीं है, तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, है ना। तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर टूल्स होने चाहिए टू स्टॉप द मेनस ऑफ अ पैंडेमिक। आपको पहले से प्रिपेयर्डनेस बना करके रखनी, दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। इसके अलावा मैं आपको एक और पॉइंट जोड़ सकता हूं इसमें, जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है, मतलब कि जो हीटिंग हो रही है उसके लिए भी अर्बन प्लानिंग रिस्पॉन्सिबल है। बड़ी बड़ी सिटीज बना दी आपने, बड़ी बड़े सीमेंटिक, सेरामिक, इन सब का यूज कर दिया, सीमेंट का, तो ये होता क्या है बेसिकली, दे अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ हीट, बहुत ज्यादा हीट अट्रैक्ट करते हैं। पेड़ है नहीं, पौधे हैं नहीं, इतनी हीट अट्रैक्ट करते हैं कि ये अर्बन हीट डोम्स बनाते हैं। नाउ दैट इज द टर्म विच इज नोन एज अर्बन हीट डोम्स। अर्बन हीट डोम्स बोलते हैं इनको। कि क्या करते हैं कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जो आपका, जिसमें कि अंदर रॉड डली हुई है, सीमेंट है, पूरा ब्रिक वर्क है, ये सारी चीजें दे अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ हीट, वो करके रखते हैं, वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है और वो अर्बन हीट डोम्स बनाते हैं, लोकलाइज्ड हीटिंग स्पॉट्स बना लेते हैं, लोकलाइज्ड हीटिंग स्पॉट्स अर्बन हीट डोम्स बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ऑल दीज इश्यूज आर बिकॉज ऑफ दैट, एंड यही ऑथर ने यहां पे बोला है कि प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली बोला है कि जो आपको एक
प्लानिंग करनी है अर्बन सिटीज के लिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आप देखो। यहां पे ऑथर ने एक और एग्जांपल दिया कि गुड अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग का अगर आप व्यवस्था कर सको, गुड अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग की अगर आप व्यवस्था कर सको तो वो दैट विल बी वेरी गुड। एग्जांपल यहां पे अगर मुंबई का एग्जांपल है कि केवल 5% ऐसे हैं, ओनली 5% ऑफ रेंटल हाउसिंग इन द न्यू रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन हैज बीन देयर। 1961 से 2000 तक केवल 5% रेसिडेंशियल हाउसिंग कंस्ट्रक्शन किए गए थे। तो वही ऑथर ने कहा है कि यहाँ पे रेसिडेंशियल हाउसिंग का जो रेंटल रेसिडेंशियल हाउसिंग है उसको बढ़ाने की जरूरत है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच हैव बीन मेंशन्ड। आगे मूव करते हैं। ऑथर ने जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है द नीड ऑफ मैक्सिमम गवर्नमेंट। द नीड ऑफ मैक्सिमम गवर्नमेंट का मतलब क्या है? यहां पे ऑथर ने जो बातें बोली हो ये बोली है बेसिकली कि अभी जो पैकेज आया आत्मनिर्भर भारत 1.0, आत्मनिर्भर भारत 2.0, आत्मनिर्भर भारत 3.0, इसमें बेसिकली चीज ये बोली गई कि अगर आप कुछ ऐसा करते हो तो आपको ऐसा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप मतलब ज्यादातर कंडीशन जो है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की कंडीशन है। ऑथर ने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि सिर्फ अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे देते जाओगे तो कोई भी कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं करेगा जब तक उसके सेल्स नहीं बढ़ेंगे। आप सिंपल सी बात सोचो, आपने 10 किताबें वाली, आपकी एक भी किताब नहीं बिक रही है तो क्या आप 11 से 20 किताबें छपवाओगे? आप नहीं छपवाओगे। आप कब छपवाना शुरू करोगे? जब आपकी 10 में से 8 किताबें बिक जाएंगी। तो वही वाली बात ऑथर ने बोला है कि एक्चुअली इट इज नॉट ऑलवेज जस्ट द केस ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमेशा ये इन्वेस्टमेंट का केस नहीं रहता कि इन्वेस्टमेंट का हम हर जगह बोल जरूर देते हैं कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, बोलते जरूर है, लेकिन सिंपल सी बात यह है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं रहती है। देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो एंड अदर फैक्टर इज द सेल्स एंड क्रेडिट। दूसरा जो फैक्टर है वो सेल्स और क्रेडिट का फैक्टर है। तो अगर कॉर्पोरेट का सामान बिक ही नहीं रहा है तो हाउ विल दे इन्वेस्ट मोर? क्यों इन्वेस्ट करेंगे? देखो लिखा है why would businesses add further to capacity just because the cost of loans have declined? आप लोन्स की कॉस्ट सस्ती कर दोगे, आप बोलोगे भैया लोन सस्ता मिलेगा, तो कोई व्यक्ति लोन लेना थोड़ी शुरू कर देगा यार। अगर लोन सस्ता है इसका मतलब ये थोड़ी कि उसकी सामान बिक रही है, तो और ज्यादा क्यों कैपेसिटी बढ़ाएगा, और ज्यादा क्यों इन्वेस्ट करेगा? नहीं करेगा। तो वही वाली बात ऑथर ने यहां पे बोली है कि जस्ट बिकॉज लोन्स आर चीप, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी बिजनेस और ज्यादा लोन लेगा और ज्यादा अपनी कैपेसिटी और ये सब बढ़ाता रहेगा। बिल्कुल नहीं करेगा वो, ऐसा है ना। दैट इज द थिंग दैट ऑथर सेज। अब यहां पे सेम गोज विद द एमएसएमईज एज वेल। तो ऑथर ने बेसिकली ये कहा है कि आपको जो कोशिश करनी वो ये करनी कि आप डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करो। यू ट्राई टू इंक्रीज द डिमांड। आप डिमांड अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा? डिमांड के बढ़ने से प्रोडक्शन को फिर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि फिर चीजें खत्म होने लगेंगी एंड देन आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। फिर जब प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली कॉर्पोरेट एमएसएमई सब लोन लेना शुरू कर देंगे, है ना। तो आप कोर ऑफ द क्रक्स, प्रॉब्लम की क्रक्स को समझो कि क्या चीज बढ़ाने से आपको अल्टीमेटली फायदा होने वाला है। तो वही चीज ऑथर ने यहां बोली कि एक्चुअली फायदा आपको तब होगा जब आप डिमांड बढ़ाओगे। सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए आप मेथड करते रहोगे तो काम नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। दिस इज द थिंग व्हिच ऑथर सेज। रोबस्ट मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि आप ये कर सको। दूसरा ऑथर ने बोला है कि वही वाली बात है कि आपको एक प्रॉपर एक ये टाइम जो मिला है वो ऐसा मिला है कि आप एक इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी को तो देखो ही देखो, प्लस आप इस तरीके की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बनाने का काम करो। पैंडेमिक में ये भी चीज देखने को मिली कि अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है तो भी आप बहुत ज्यादा ट्रबल में आ जाएंगे। तो ये जो है आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। दिस पैंडेमिक गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू नॉट ओनली लुक फॉर योर इकोनॉमी बट ऑल्सो फॉर योर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड द थर्ड पॉइंट इज फॉर द क्लाइमेट एंड ऑल। तो क्लाइमेट के लिए भी आपको काम करना चाहिए। मेक श्योर दैट यू आर हैविंग अ ग्रीन डील। ग्रीन डील करो कंट्रीज के साथ, दूसरी कंट्रीज के साथ मिलकर रिन्यूएबल पावर में ट्रेड करो, रिन्यूएबल पावर के बारे में एग्रीमेंट्स करो, ग्रीन डील करो। ये सारी चीजें ऑथर ने यहां पे बताई हैं। सो दैट इज अनदर वेरी गुड थिंग। द स्टोरेज टेल ऑफ 2 वैक्सीन। पांचवा जो एडिटोरियल है हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्टोरेज टेल ऑफ 2 वैक्सीन। यहां पे 2 वैक्सीन की बात चल रही है। पहली वैक्सीन है फाइजर की जो कि 95% इफेक्टिव है। सेकंड है मॉडर्ना की जो कि 95.2% खुद को बोल देता है कि हम इफेक्टिव हैं। तो यहां पे ये दोनों वैक्सीन के बारे में है, लेकिन कौन सी ज्यादा सूटेबल होगी? ऑथर का कहना है कि मॉडर्ना की वैक्सीन ज्यादा सूटेबल होगी। अब क्यों होगी मॉडर्ना की वैक्सीन ज्यादा सूटेबल? क्योंकि स्टोरेज के देखो यहां पे है कि जो आपकी मॉडर्ना की वैक्सीन 94.5% इफेक्टिव बता रहा था, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखो वो परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, वो छोड़ो। यहां पे देखो
जो स्टेबिलिटी है मॉडर्ना की वैक्सीन की वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 6 महीने है, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 दिन है और रूम टेम्परेचर पे 12 घंटे है। मतलब कि जो मॉडर्ना की वैक्सीन है उसकी स्टेबिलिटी -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 6 महीने, 2 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 दिन और रूम टेम्परेचर पे 12 घंटे, ठीक है ना। लेकिन जो फाइजर की वैक्सीन है, फाइजर की वैक्सीन रिक्वायर्स द स्टोरेज एट -70 to -80 डिग्री सेंटीग्रेड, विच मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, विच मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर द शिपिंग ऑफ द वैक्सीन, विच मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर द ओवरऑल लॉजिस्टिक्स ऑफ द वैक्सीन। मतलब कि लॉजिस्टिक मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो पूरी प्रोसेस होगी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। केवल डेवलपिंग के लिए नहीं, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए भी -70 से -80 डिग्री का टेम्परेचर अचीव कर रहे हैं इन द कोल्ड स्टोरेज, और उसके बाद उस वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसमें फ्लाइट्स एंड ऑल विल बी इन्वॉल्व्ड, ये बहुत डिफिकल्ट होगा। तो दैट इज द रीजन व्हाई ऑथर सेज कि मॉडर्ना की ज्यादा बेहतर क्यों होगी, क्योंकि टेम्परेचर में वहां पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। 2 से 8 डिग्री के टेम्परेचर में भी वो 30 दिन रह लेगी, है ना। तो ये यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरी ऑथर ने एक और चीज बोली है कि जरूर फाइजर कुछ एग्जामाइन करेगा कि और कम टेम्परेचर, मतलब ज्यादा टेम्परेचर भी थोड़ा स्टेबल रहे। एक जर्मनी की क्योरवैक नाम की वैक्सीन भी है जिसने mRNA वैक्सीन ही डेवलप करने की कोशिश की है, और उन्होंने कहा है कि उनकी वैक्सीन जो है वो रूम टेम्परेचर पे 24 घंटे तक स्टेबल रह सकती है। तो दैट विल बी अनदर गुड थिंग अगर उसको करते हैं। तो वही चीज है कि ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सी कितनी ज्यादा इफेक्टिव है, किस टेम्परेचर में रखना है, ठीक है ना। एक और चीज आपको बताता हूं, यहां पे हर जगह आपको लिखा मिल रहा होगा mRNA वैक्सीन। तो ये mRNA वैक्सीन क्या होती है? देखो, mRNA का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए, यानी कि मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखो यहां पे मैं एक चीज बताता हूं, कंसेप्ट क्या होता है, वैक्सीन कैसे काम करती है। वैक्सीन ऐसे काम करती है कि आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज रहती हैं, ठीक है ना। जब आपको डिसीज होता है, पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करता है, तो वो क्या करता है कि वो कुछ प्रोटीन्स रिलीज करना शुरू करता है। जब वो कुछ प्रोटीन्स रिलीज करना शुरू करता है वो पैथोजन, तो आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं वो उन प्रोटीन्स को पहचानती है। एक्चुअली ये प्रोसेस होती है कि आपके अंदर की जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज हैं वो एंटीजन यानी पैथोजेंस के द्वारा रिलीज किए हुए प्रोटीन्स को रिमेंबर करती हैं, पहचानती हैं, एंड उनके बाद वो रिस्पांस मैकेनिज्म रिलीज करना शुरू करती हैं। जो mRNA वैक्सीन है वो क्या करता है कि mRNA वैक्सीन खुद से ही वो प्रोटीन रिलीज करना शुरू कर देता है। मतलब कि यहां पे वो पैथोजेंस का वेट नहीं करता है, दे डू नॉट वेट फॉर द पैथोजन टू रिलीज द प्रोटीन्स। mRNA वैक्सीन कम मात्रा में वही प्रोटीन रिलीज करता है जिसके लिए वो एंटीबॉडी सेंसिटिव है, एंड इस कारण इस तरीके से वो आपके एंटीबॉडी रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग हाउ द mRNA वैक्सीन्स वर्क, ठीक है। सिंपल मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। बड़ा एनालिसिस था आज का। फाइनेंस पैनल फॉर पीपीपीज ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो 15th फाइनेंस पैनल है, 15th फाइनेंस कमीशन है, जिसको एनके सिंह पैनल बोलते हैं, उसने पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की है फॉर द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की। तो यहाँ एक इन पॉइंट्स को लिखते जाओ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले हाउ टू इंप्रूव द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, पहला आपको पॉइंट देना है पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। गवर्नमेंट को प्राइवेट के साथ मिलकर के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट जो रिकमेंडेशन है वो बोला है कि अभी तक जो हेल्थ में खर्चा होता है गवर्नमेंट का वो 0.9% ऑफ जीडीपी होता है, 0.9% ऑफ जीडीपी। तो ऑथर ने कहा है कि 0.9% ऑफ जीडीपी से बढ़ा करके 2.5% तक करने की जरूरत है। बाय 2024 तक 0.95% से बढ़ा करके 2.5% ऑफ जीडीपी तक खर्च करने की जरूरत है ऑन द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें ऑथर ने यहां पे बोली है। यहां पे एक ऑथर मतलब एनके सिंह में उनके नाम ही बता रहा हूं। वाइल पब्लिक आउटलेज शुड फोकस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर एट द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी लेवल। अब उन्होंने डिफरेंशिएट भी किया कि जो पब्लिक आउटले है, जो पब्लिक का पैसा वो कैसे यूज होगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे ऑन द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी लेवल, और प्राइवेट प्लेयर शुड रिलाइड ऑन द स्पेशल हेल्थ केयर फैसिलिटीज। जो प्राइवेट है उनको स्पेशल हेल्थ केयर फैसिलिटीज देने दो,
ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने यही बोला कि जो पुअरर स्टेट्स हैं, पुअरर स्टेट्स में और ज्यादा फैसिलिटीज बढ़ाने की जरूरत है, पुअरर स्टेट्स को और ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करने की जरूरत है। तो पहले आप ये भी एनालाइज करो कि विच आर द पुअर स्टेट्स, कहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, और वहां पर भी आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। फिर इसके अलावा एक नेशनल कैडर बनाने की बात की है। नेशनल कैडर मतलब ये भी रिकमेंडेशन लिखते जाओ, नेशनल कैडर बनाने की बात मतलब कि क्रिएशन ऑफ एन इंडियन मेडिकल सर्विस कैडर, एक इंडियन मेडिकल सर्विस कैडर बनाने की बात की है, इंडियन मेडिकल सर्विस कैडर बनाने की बात की है। एंड दैट विल बी अंडर द सिविल सर्विसेज एक्ट 1951। ओके, अंडर द सिविल सर्विसेज एक्ट 1951 इंडियन मेडिकल सर्विस कैडर की बात भी की है यहाँ पे। फिर मैंने ये तो आपको बता ही दिया कि जीडीपी में जो 0.9% खर्च होता है, 95%, उसको बढ़ा करके 2.5% ऑफ जीडीपी करना है बाय 2024। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट सेट्स अप काऊ प्रोटेक्शन कैबिनेट। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी अभी रिसेंटली स्टेट है जिसने की काऊ प्रोटेक्शन कैबिनेट बनाई है, तो गौ कमेटी कैबिनेट बनाई है। गौ कैबिनेट किसने बनाया है, तो वो बनाया है मध्य प्रदेश ने फॉर द प्रमोशन ऑफ कैटल। ठीक है ना, मध्य प्रदेश ने गौ कैबिनेट बनाया है। गेटिंग मनरेगा वेजेस हार्डर देन द लेबर। अब ऑथर ने यहाँ पे जो अगला आर्टिकल लिखा है, ये लिखा गया है मनरेगा वर्कर्स के उसके ऊपर। तो एक जो अगर आपसे कभी पूछता है, मेंस में पूछ लेगा कि मनरेगा वर्कर्स के मेन इशू क्या है, तो यार सिंपल से याद रखना कि इनको वेजेस नहीं मिल पाते हैं। बहुत ज्यादा ये काम तो कर लेते हैं, काम फिर भी मिल जाते हैं, वही चीज लिखी गई है, काम मिल जाता है, लेकिन जो बैंक ट्रांसफर है या इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड नहीं हो पाती है। कई बार इनको चक्कर लगाना पड़ता है, रिपीटेड रिजेक्शंस होते हैं, कई बार फॉर्म ये है, फॉर्म वो है, मस्टर रोल ले आओ। तो ये सब चीजें जो गवर्नमेंट हिंड्रेंसेस है, गवर्नमेंट की एपैथी है जो एक तरीके से वो मिल जाती है, नहीं मिलती है प्रॉपर। एंड दैट इज द रीजन वाई कि यहाँ पे बेसिकली यहाँ इनको बहुत ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ता है। मनरेगा गेटिंग मनरेगा वेजेस इज मच मोर डिफिकल्ट हार्डर देन द मनरेगा वर्क। ठीक है ना, सो दैट इज द थिंग विच वॉज देयर। एंड यही था न्यूज में। नगोर्नो काराबाख भी न्यूज में था, लेकिन मैंने आपको कई बार बता दिया आर्मेनिया और अजरबैजान का डिस्प्यूट है ना। नगोर्नो काराबाख रीजन को लेकर के डिस्प्यूट है। ये देखो यहाँ पे ये रीजन है नगोर्नो काराबाख का, वहां पे ये पूरा डिस्प्यूट है। ये आपका अजरबैजान, ये आर्मेनिया है और ये अजरबैजान वाला रीजन है। और नगोर्नो काराबाख का जो रीजन है वो आपका वैसे तो अजरबैजान में है, मतलब रिकॉग्नाइज्ड है वो अजरबैजान का, और बट वहां पे जो मेजर है वो आर्मेनियंस रहते हैं। ठीक है ना, और आर्मेनियंस में भी एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसने कि उसको कवर किया था, अजेरी फोर्सेस। ये नाम याद रखना, देखो लिखा है आर्मेनिया हैड कैप्चर्ड नगोर्नो काराबाख एंड 7 सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम अजेरी फोर्सेस। अजेरी फोर्सेस से कैप्चर किया था आर्मेनिया ने, है ना। आर्मेनिया ने अजेरी फोर्सेस से कैप्चर किया था और अजरबैजान की टेरिटरी को। ओके, तो अजरबैजान की जो नगोर्नो काराबाख वाली टेरिटरी है इसको किससे लिया था उन्होंने, किससे कैप्चर किया था, अजेरी फोर्सेस से। तो ये याद रखना, अजेरी फोर्सेस मतलब कि अजरबैजान की जो फोर्सेस है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है कि अजरबैजान की जो फोर्सेस हैं उनसे कैप्चर किया था आर्मेनिया ने अजरबैजान की टेरिटरी को 1994 में। लगभग 13% वहां की टेरिटरी को, वहां पे बहुत ज्यादा वो लोग रहते हैं और आज भी वो डिस्प्यूटेड एरिया है। तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।